ईवीएम मशीन से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। बैलेट पेपर में धांधली कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में तो पता ही नहीं लगेगा क्या करना। कुछ लोग इसलिए वोट डालने नहीं जाते, यार ईवीएम में गड़बड़े में वोट डाल के क्या करूं। हर चुनाव से पहले होता है, बार बार होता है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र में जब होता है चुनाव तो उसकी साख पूरी दुनिया में साफ तौर पर नजर आती है, धमक पूरी दुनिया में नजर आती है। विदेश में भारतीय चुनाव का डंका है, लेकिन यहां ईवीएम पर विपक्ष को बड़ी शंका है। आज इसी पर हम करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। 2024 चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम का जिन बाहर आ गया है। एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनको ईवीएम और वीवीपैट पर भरोसा नहीं है। ईवीएम वीवीपैट के विरोध में वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। हालांकि उन्हें प्रदर्शन के लिए पुलिस से मिली मंजूरी रद्द कर दी गई। जी हाँ, लेकिन जब देश में कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों को ईवीएम और वीवीपैट पर भरोसा नहीं है, रायसीना डायलॉग के लिए दिल्ली आए ग्रीस के प्रधानमंत्री ने भारत के चुनाव की तारीफ की। आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। सीधे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी हमसे बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए और उनसे इस पूरे मामले पर उनके विचार समझने के लिए। ग्रीस के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान है। भारत के चुनाव की उन्होंने जमकर तारीफ की है। पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बताया है। ग्रीस के पीएम ने कहा ऐसे उदाहरण का उत्सव मनाना चाहिए। रायसीना डायलॉग के लिए दिल्ली दौरे पर हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री और इसी दौरान उन्होंने भारतीय चुनाव की तारीफ की। Elections here in India convincingly challenge any flawed notion that significant scale is a barrier to democracy. You are an example to the world, an example which should be celebrated, a demonstration of how democracy can deliver stronger economic growth. तो ग्रीस के पीएम को आपने सुना, वो पूरे इलेक्शन प्रोसेस की भारत के कैसे तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं पूरी दुनिया में ये तो एक उदाहरण है। कुछ देर में ईवीएम वीवीपैट के खिलाफ लेकिन यहां प्रदर्शन होने जा रहे हैं। जंतर मंतर पर विपक्ष के नेता प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे दिग्विजय सिंह भी। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की मंजूरी रद्द कर दी है, लेकिन इस मामले में यह एक अहम अपडेट सामने आ रही है। प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर करने की जो इजाजत है वो नहीं मिली है। इसका सीधा मतलब यह है। अब होगा क्या, यह देखने वाली बात है। 2003 से मैं इसके खिलाफ हूं और अब जनता में ये बात घर करती जा रही है कि ईवीएम मशीन से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। और माननीय चुनाव आयोग का भी रवैया इस प्रकार का है कि इसमें एक संदेह पैदा रहता है। तो सवाल है कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो कांग्रेस तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में चुनाव कैसे जीती? क्योंकि इन राज्यों में जब चुनाव हुए थे तो इसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, तो इसलिए यह सवाल बार बार बीजेपी की तरफ से भी उठाया जाता है। और ईवीएम में गड़बड़ी तो कांग्रेस ने अब तक सबूत क्यों नहीं दिए, यह दूसरा अहम सवाल है। बिल्कुल, सवाल कई हैं रवि। क्या ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप जनता का ध्यान भटकाने का तरीका है, और इसीलिए एक बार फिर ऐन चुनाव से पहले इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप सरकार को घेरने की कोशिश है क्या? यह भी एक अहम सवाल है जिस पर बात करना जरूरी है। और थोड़ी देर में दिग्विजय सिंह हमारे साथ होंगे तो उनसे भी सारे सवाल होंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। धनंजय गिरी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा यादव हमें ज्वाइन कर रही हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। और डॉक्टर वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले धनंजय गिरी जी,
क्या लगता है आपको, एक बार फिर लोकसभा चुनावों से पहले ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। एक तरफ भारतीय लोकतंत्र की, हमारे इलेक्शन प्रोसेस की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? ये समीर जी, इस साल वैश्विक दृष्टि से अगर आप देखें तो ये चुनावी साल है। 70 से अधिक देशों में चुनाव होने वाले। हाँ। आगामी 64 देशों में होने वाले चुनाव का हवाले देते हुए कल जो भारत की विशाल आबादी की और जिस ढंग से यहाँ लोकतंत्र जीवन प्राणवंत है और उसकी तारीफ की गई, और विपक्ष की जो आप बात कर रहे हैं वो वही स्थिति है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति है, बिल्ली जैसी हो गई है। मोदी जी के नित्य पढ़ते जनाधार से बौखलाए अब विपक्ष ईवीएम के खिलाफ है। ये नुक्ताचीनी का मामला है, नैरेटिव का मामला थोड़ी है कोई। विपक्ष को नहीं पता है कि उसका प्रश्न टेक्निकल है या पॉलिटिकल है। अगर प्रश्न पॉलिटिकल है तो इस सिस्टम का विरोध करना चाहिए, चुनाव से अलग हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक नैतिकता का जन्म होगा। लेकिन आप जब चुनाव जीत जाते हैं, आप जब कर्नाटका जीत जाते हैं, आप जब तेलंगाना जीत जाते हैं, आप जब हिमाचल जीत जाते हैं, तो ईवीएम ठीक है, लोकतंत्र ठीक है, और जैसे ही आप चुनाव हार तो ये क्या माना जाए गिरीश साहब कि जो पार्टी हारती है वो ईवीएम का मुद्दा उठाती है? 2009 में आपकी पार्टी ने भी ईवीएम का मुद्दा उठाया, 2010 में तो आपकी पार्टी के नेता ने बाकायदा किताब लिख दी कि ईवीएम के जरिए कैसे फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। देखिए, ऐसा है ना कि जब ये ईवीएम इंट्रोड्यूस ही हुआ था नया और ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग ने लगातार चैलेंज किया। अगर कोई मशीन खराब है तो बनाई जा सकती है, लेकिन अगर नीयत खराब है, और चुनाव आयोग तो देश का चुनाव है, भारत का चुनाव है, तो भाजपा का चुनाव आयोग तो है नहीं, और अगर कोई मशीन खराब है तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर बदनीयती है तो उसका क्या? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दरअसल मामला मशीन का नहीं, मन का है, मन में ही खोट है विपक्ष के। तो चलिए इस पर रिएक्शन भी ले लेते हैं। नेहा यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा, एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि ऐसी कोई पार्टी नहीं, अगर मेन स्ट्रीम आपके उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें, कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, मायावती की पार्टी की बात कर ले, अब जिसने ईवीएम से चुनाव न जीता हो, तो जब जीते तो अच्छा और जब हारे तो खराब, ये लॉजिक कैसे काम करेगा? भारत के हर वोटर के दिमाग में यही बात आती है कि ये लॉजिक क्या है, क्योंकि आप भी तो चुनाव जीते हैं। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार भी रही और इस ईवीएम से ही चुनाव होकर आप लोग सत्ता तक आए। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना कैसे कॉन्फिडेंट है कि पहले जब इन्होंने कहा कि 300 पार आएगा, 300 पार आएगा, आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 400 पार होगा, 400 पार होगा। इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि जनता इन्हें उस काम पे वोट देगी? कोई काम बीजेपी ने ऐसा नहीं किया जनता जिन्हें इस पे वोट दे। रही बात ईवीएम की, ईवीएम पे संदेह सिर्फ भारत के विपक्षी दलों को ही नहीं है, इसके पहले भी कई डेवलप्ड कंट्रीज में ईवीएम थी और ईवीएम को बैन किया गया, ईवीएम को बंद किया गया। जर्मनी में 2009 में बंद किया गया। नीदरलैंड जो सबसे पुरानी कंट्री थी जिसमें ईवीएम था, उसको 2006 में उस कंट्री ने बंद कर दिया। तो भारत के अगर विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि ईवीएम बंद होना चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो इसमें इन्हें दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो ये कहती हूँ कि किसान सोचता है बेचारा कि लाडली बहनों ने वोट दे दिया, वो सोचती हैं कि जिनको राशन मिला उन्होंने वोट दे दिया, जिनको राशन मिला वो सोचते हैं युवाओं ने वोट दे दिया, लेकिन इन्हें वोट किसी ने नहीं दिया। वोट तो इन्हें ईवीएम से मिला है। और अच्छा, ईवीएम अगर तो नेहा जी, समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको। ईवीएम 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, 2022 के यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के वोटर्स जहां जहां पर भी कुछ जाति विशेष और धर्म विशेष के वोटों को काटा गया और यहां तक कि मृतक दिखा दिया गया। हमसे चुनाव आयोग ने एविडेंस मांगे कि अगर ऐसा हुआ है तो आप प्रूफ पेश करिए। हमने चुनाव आयोग को प्रूफ दिए, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि ईवीएम में रियल टाइम मशीन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उसके पहले तो मॉक टेस्ट होता है कि सारी दलें जो एजेंट है वो चेक करते हैं। ठीक है, आप जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां होती हैं उसका आप जिक्र कर रही हैं, ऐसी गड़बड़ियां समय समय पर नेहा जी आई हैं और उसे चुनाव आयोग दुरुस्त भी करता है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हम टॉपिक से भटक रहे हैं। थोड़ी देर में दिग्विजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। ठीक है नेहा जी, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। लेकिन जब ये कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता ईवीएम का जिक्र करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं और बैलेट पेपर पर वापस लौटने की बातें होती हैं, वीवीपैट में गड़बड़ी की बात होती है, उसके लिए सजेशंस दिए जाते हैं, तो इसमें क्या ये डर नहीं होता ऑपोजिशन की पार्टियों को कि भाई एक तरह से ये हार की एक्सेप्टेंस है, इसे जनता ऐसे भी ले सकती है?
देखिए समीर भाई, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल है, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर बात जो है, और कई बार हमें लगता है कि नेताओं को जरा सोचना चाहिए। जब 2004 में भारतीय जनता पार्टी हारी थी तो उसको अनुमान नहीं था, लेकिन उसके बाद आडवाणी जी को लगा कि हम मनमोहन सिंह को चुनौती दे देंगे और हम कहेंगे, उसके बाद फिर वो ईवीएम के खिलाफ पिल पड़े और पूरी तरह से अभियान चलाया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जीवीएल नरसिंहारा और राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी पुस्तक वगैरह लिखी। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो 2004 से लेकर 2024 20 वर्ष हो गए। उसके बीच में अभी जो रवि भी कह रहे थे, कोई ऐसा दल नहीं जिसकी सरकार नहीं आई हो। और आप सोचिए, मैं आपको एक उदाहरण याद दिलाता हूं, जिस हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन करके एक प्रत्याशी से बात कर रहे थे, अकेले प्रत्याशी से, और वो वहां भी चुनाव हार गए, यानी वहां 0.9% से। जो चुनाव हारता है उसको ईवीएम बुरा लगता है। ईवीएम इसलिए भी बुरा लगता है कि वहां आप लूट खसोट नहीं कर सकते। ईवीएम इसलिए बुरा लग सकता है कि बैलेट बॉक्स लेके भाग नहीं सकते, ठप्पा मार के जल्दी जल्दी वोटिंग नहीं करा सकते। 3 बजे तक चलने दो, 3 बजे के बाद हम अपने काम की वोटिंग करा देंगे। लोगों को गुंडा ये हर्षवर्धन जी, बैलेट पेपर के दिनों में जिस तरह के मामले सामने आए वो तो इतिहास में दर्ज हैं, और मुझे लगता है वो सबने देखे, हर दल ने और हर वोटर ने। लेकिन वरुण पुरोहित जी, सवाल ये है कि अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मशीन है, किसी स्टैंड अलोन मशीन में कोई गड़बड़ी है, उसको ठीक करने, उसको दुरुस्त करने के मांग से ज्यादा जोर इस बात पे है कि ईवीएम का सिस्टम ही हटा दो और वापस लौट चलो 20 साल 30 साल पुराने तरीकों पे। ये कहां तक सही है? सिस्टम को दुरुस्त करना सही होगा अगर है तो, या फिर पूरे सिस्टम को रिप्लेस करके उस सिस्टम में वापस जाए जिसको ठीक करने के लिए ईवीएम ले आए थे? देखिए, ऐसा है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अगर जनता में विश्वास जब तक नहीं रहेगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, तो वो लोकतंत्र बेमाने हो जाएगा। लेकिन आप जो बात कह रहे हो, बार बार ईवीएम की विपक्ष भी उठा रहा है, भी आपने दिखाया, चंडीगढ़ में भी हमने देखा किस प्रकार लोकतंत्र की मजाक उड़ाई गई। लेकिन अब विपक्ष क्या कर रहा था, मैंने कई बार प्रश्न उठाया था राजस्थान, तो वहां तो ईवीएम से हो भी नहीं रहा था चुनाव। नहीं, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, प्रक्रिया पे बात कर रहा हूँ। ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से हो। अब आपने बताया ग्रीस के प्रधानमंत्री ने तारीफ कर दिया। अगर कोई प्रधानमंत्री दूसरे देश का अगर बुराई कर देगा तो क्या आप हटा दोगे? वो अलग पर, उस पे हमको नहीं जाना चाहिए। यूएसए में, जर्मनी में नहीं होता तो ये थोड़ी भी, विदेश में नहीं होता तो हम भी वैसे ही करेंगे, उसकी नकल करेंगे। बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ प्रक्रिया की, चुनाव प्रक्रिया की। जो विपक्ष की सरकारें थी, मैंने कई बार अशोक गहलोत जी की सरकार की, उनसे भी निवेदन किया कि आपको डाउट है, हर्षवर्धन जी हंस रहे हैं, मैंने सही बात कही, इन्होंने पूरी बात कही, आपको डाउट है तो आप स्थानीय निकायों के, पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं कराए बैलेट पेपर से? आप 10 साल से बोल रहे हो इस बात को। आपकी विपक्ष की सरकारें हिंदुस्तान में जगह जगह कराते हैं। आप स्थानीय निकायों को, पंचायतों के चुनाव तो करा ही सकते थे बैलेट पेपर से। फिर अब कर रहे हैं ईवीएम का, 10 साल बाद संसद चल रही है, उसमें आपने कोई चर्चा नहीं करी, इतनी ज्यादा गहन चर्चा करते। अब 1 महीना प्रक्रिया का रहा नहीं है तो चुनाव आयोग आप कैसे कह रहे हो कि एन वक्त पर आप ईवीएम हटा देगा, बैलेट पेपर ले आएंगे? तो संभव ही नहीं है। तो आप, लेकिन ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, हमारे संविधान ने उसको इंडिपेंडेंट दर्जा दिया है कि जनता में विश्वास कैसे कायम रहे। अगर विपक्ष कोई बात कराए तो चाहे 2% हो, 5% हो, पब्लिक के मन में विश्वास तो जागता ही जागता है। इसकी जिम्मेदारी हमारे चुनाव आयोग तो ये कह ही रहा है कि ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता, उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन मान कह रहे हैं जिसको सवाल उठाने वो सवाल उठा ही रहा है ना, और अगर मन में सवाल है तो उठने भी चाहिए। मैं आता हूं आपके पास। दिग्विजय सिंह को ईवीएम और वीवीपैट पर भरोसा नहीं है, लेकिन यही सवाल जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, यह भी जरा आप सुन लीजिए। उनकी यह भी मांग थी कि ईवीएम्स कहां पर यूज होंगी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी ईवीएम्स हैं, उसका किस पोलिंग स्टेशन पे कौन सी ईवीएम जाएंगी, इसमें उनको सूचना मिलनी चाहिए, और उसको ईवीएम्स का नंबर जो पीछे लिखा रहता है वो नंबर भी मिले, ताकि वो मिलान कर सकें अगर उन्हें कोई शक हो तो। बेसिकली ईवीएम और ईवीएम की पर्ची और वीवीपैट की काउंटिंग के बारे में ही ज़्यादा 3, 4, 5 आप लोगों ने कहा है। तो ये हर चुनाव से पहले होता है, बार बार होता है, और बार बार इसका उत्तर मिलता है। तो चुनाव आयोग ने सफाई दे दी है, लेकिन ईवीएम पर यह आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। इससे पहले विपक्ष के कई दलों ने इस तरह के सवाल उठाए हैं, ईवीएम पर प्रश्न उठाया है। तो देखिए किस तरीके से ये सारे सवाल उठे, जल्दी से बिग बॉल के माध्यम से इस पर नजर डालते हैं। ईवीएम पर किसने क्या सवाल उठाए? 2024 में ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए, कौन कह रहा है? सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस के नेता है, जाना माना चेहरा कांग्रेस के। जी हां, बैलेट से जीतते थे, ईवीएम आने से हार, कुछ तो गड़बड़ है। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कह चुकी हैं, वो भी ईवीएम पर सवाल उठा चुकी हैं।
और देखिए, ईवीएम से चुनाव के मुद्दे पर हो जनमत संग्रह, ये कौन कह रहा है? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि इस पर जनमत ही करा ले। हम समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जो मौजूद हैं वो कह रही हैं कि बैलेट पेपर से ही होने चाहिए चुनाव, ईवीएम से होने ही नहीं चाहिए। वोटिंग का बटन दबाने पर अन्य नेता के सामने बत्ती जल जाती है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, ये कहते हुए वो भी पूरे प्रोसेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने तो, उनकी पार्टी ने तो डेमो भी किया था बाकायदा ईवीएम को लेकर। और देखिए, ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, इसके प्रोजेक्ट का गढ़ गुजरात है। ये कौन कह रहा है? लालू यादव, आरजेडी के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं सब गुजरात से ऑपरेट हो रहा है। बिल्कुल, वीवीपैट के सभी रिसीविंग की काउंटिंग हो, ये मनोज झा सांसद हैं आरजेडी के, उन्होंने भी ये सवाल उठाए थे। तो ऑपोजिशन का इस पूरे मामले पर रुख क्या है, गिरी जी, वो आपके सामने है। अब इसे लेकर एक बार फिर से प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही है जंतर मंतर पर, हालांकि अभी इजाजत मिली नहीं है। आपको लगता है कि जब ऑपोजिशन के तमाम बड़े बड़े नेता ये बात पुख्ता तौर पर कहते हैं कि भाई छेड़छाड़ हो सकती है, इसका घर तो गुजरात में है, तो फिर जो आम जनता वोट करने के लिए जाती है, जो आम वोटर वोट करने के लिए जाता है, उसके मन में तो सवाल उठने लाजमी है। फिर उन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा और कैसे देने की कोशिश होगी? देखिए, पहली बात तो कि BEL, बेल और ECIL दोनों बनाती है, एक बेंगलोर में है और एक हैदराबाद में है। गुजरात से उसका कोई कनेक्शन नहीं। दूसरा, चुनाव आयोग स्वतंत्र जांच एजेंसी है और बैलेट्स की बुलेट से बैलेट के लुटेरे आज भी अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र को लहूलुहान करने वाले, जनता के वोटों को लूटने वाले, और हमारी बहन कह रही थी कि ये सोचते हैं वो वोट दे दिया, वो सोचते हैं वो वोट दे दिया। आप तो जानते हैं कि आपको कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि आपको परिवार से बाहर टिकट बांटना ही नहीं है, तो परिवार में जितना वोट है उतना भी मिलना मुश्किल हो जाता है, और परिवार में भी खींचतान है कि हमको नहीं दिया। तो ये समाजवाद के नाम पर परिवारवाद चलाने वाले लालू यादव बिहार में पहले कहा करते थे, समाजवाद, आपके समय आपके समय नहीं बोलता हूँ, बदतमीजी मत करिए। आप आपकी पार्टी का चरित्र मत दिखाइए टेलीविजन पे, ये पार्टी का चरित्र है आपका, ये पार्टी का आपका चरित्र है, लेकिन अपने समय में बोलिए। अच्छा, एक-एक करके ये आपकी पार्टी का बेसिक चरित्र है, लेकिन इसका प्रदर्शन टीवी पर किया जाए जरूरी नहीं। ये आपकी पार्टी का बेसिक चरित्र यही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेहा जी से मैं प्रश्न ले लेता हूँ। देखिए, ऐसे ओवरलैप करेंगे तो किसी की बात नहीं समझ में आएगी। नेहा जी प्रश्न सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में भी नेहा जी, लाइन गिना दी परिवारवाद की। नेहा जी प्रश्न सुन लीजिए। नहीं, ठीक है, हम आपकी बात समझ गए, जरा काउंटर ले लेते हैं नेहा जी। अब प्रश्न ये है कि एक दौर ऐसा भी था कि केंद्र में कांग्रेस की, यूपीए की सरकार थी, आप लोग भी उत्तर प्रदेश में रहे और यूपीए को अच्छा खासा आपका समर्थन रहा है। ये वो दौर था जब ईवीएम को लेकर जितने मन में दुख दर्द थे वो दूर किए जा सकते थे। इसका इंतजार क्यों किया गया कि सरकार चली जाए, सत्ता से चले जाए, प्रभाव खत्म हो जाए और तब हम ईवीएम के खिलाफ लड़ेंगे? ये एक सवाल है, उत्तर दीजिए इसका। देखिए, हमारी पार्टी केंद्र में बहुमत में नहीं रही, पहली बात। दूसरी बात, हमारी पार्टी की केंद्र में कभी सरकार नहीं रही। हमारी पार्टी ने हमेशा जनहित के मुद्दों पे लड़ाई लड़ी है, चाहे वो महिला आरक्षण में कोटा विदिन कोटा हो, चाहे आज ईवीएम का सवाल हो। मैं पूछना चाहती हूँ, उस ईवीएम की पैरवी कर रहे हैं, उस ईवीएम पे 400 पार का ये नारा दे रहे हैं, जिस अरे मैम, यूपीए को आप समर्थन देते थे ना? भारतीय जनता पार्टी में यूपीए सरकार जब थी, जब वो लोग पावर में थे, क्या ईवीएम पे आपने बात की उस दौरान में? ईवीएम को रिप्लेस आपने सवाल इधर उधर कर दिया। नहीं, नेहा जी, ऐसे नहीं होगा। सवाल मैंने बड़ा सिंपल पूछा था कि जब सत्ता में थे, प्रभावशाली थे, तो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर पर क्यों जाने का बिल लेकर नहीं आए, कानून क्यों नहीं बनाया? सवाल बड़ा सिंपल था। हमने कहा ना, नियत इनकी साफ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, सवाल क्यों हो रहा है? आज बीजेपी पे सवाल क्यों हो रहा है कि वोट की चोरी हो रही है? आज जनता के बीच आप जाइए, क्यों कह रहे हैं कि मतलब आप उस सवाल का उत्तर नहीं देना चाहते कि जब आपके पास अवसर था तो आपने नहीं किया? उत्तर होगा तो देंगे। आदम गोडवी ने कहा कि पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो समाजवादी को आदम गोडवी ने जो बात कही है कि पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में, तो समाजवादी पार्टी का बेसिक चरित्र यही है। ये जरूरी नहीं था बहन की टेलीविजन पे भी उसका प्रदर्शन कर दिया जाए। आपको लोग जानते हैं और आप कह रहे हैं कि हम सत्ता में कभी रहे नहीं है, रहेगी भी नहीं। अरे एक प्रदेश की एक छोटी सी पार्टी सत्ता में रही है कहां से आप? लेकिन आप सत्ता में नहीं रहे, सरकार में नहीं रहे, सरोकार में भी नहीं रहे। बिहार सभा समीर जी, बड़े बदतमीजी है भाई, बड़ी बदतमीजी है। समीर जी प्लीज, कम से कम ठीक है। नेहा जी आपने अपनी बात रखी, अब गिरी जी भी अपनी बात पूरी कर लें एक बार। गिरी जी की जुबान पे लगाम दीजिए।
गिरी जी के बात की शैली में आप देखिए जरा किस तरह का। चलिए ठीक है, हम आप दोनों के पास लौटेंगे। इस बीच एक और अपडेट दे दे दर्शकों को, खबर आ रही है, हम आप दोनों के पास लौटेंगे। देखिए, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई का छापा, यह खबर सामने आ रही है। सत्यपाल मलिक के आवास समेत 30 जगहों पर छापे पड़े हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले में सीबीआई की छापेमारी। तो बड़ी खबर सत्यपाल मलिक को लेकर, सत्यपाल मलिक के घर पर छापा और जानकारी ये आ रही है कि आवास समेत 30 जगहों पर ये रेड पड़ी है और हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले में सीबीआई की ये छापेमारी हुई। जी हां, कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले में सीबीआई रेड मार रही है और बड़ी खबर जो सामने आ रही है सोर्सेस के हवाले से वो ये कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के आवास समेत 30 जगहों पर ये छापे फिलहाल पड़ रहे हैं। अगर सत्यपाल मलिक की बात की जाए तो पिछले कई दिनों से वो सरकार के बड़े आलोचक बने हुए हैं, तमाम तरह के सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं और अब सीबीआई का छापा उनके घर पर पड़ा है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या मामला है ये पूरा और सत्यपाल मलिक के आवास पर भी छापा पड़ा है? जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहले सत्यपाल मलिक सीबीआई की जो बीमा घोटाला था उसकी जांच में फंसे हुए थे और अब सत्यपाल मलिक के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई हुई। दरअसल जम्मू कश्मीर का एक कीरू इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था जिसके अंदर बताया जाता तमाम अनियमितताओं को बरतते हुए भ्रष्टाचार किया गया। तो आज सीबीआई उस पावर प्रोजेक्ट के से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं उनकी 30 लोकेशन पर रेड कर रही है। ये लोकेशन हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, इसके अलावा दिल्ली में, राजस्थान में, बिहार में, इन तमाम लोकेशंस पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है और इस पावर प्रोजेक्ट से जुड़े जितने अधिकारी हैं उनके यहाँ रेड की जा रही है। इसके अलावा जो प्राइवेट पर्सन है उनके यहाँ रेड की जा रही है और साथ ही सत्यपाल मलिक जो कि तत्कालीन जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उनके आरकेपुरम दिल्ली स्थित आवास पर भी इस वक्त सीबीआई की टीम इस पावर प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने भी ईवीएम वीवीपैट को लेकर जो सवाल उठाए थे उसके बाद हमने उनसे बात की थी। उनका क्या रुख था इस पूरे मसले पर, सुनिए जरा। आप कह रहे हैं कि ईवीएम में कई तरीके की गड़बड़ियां हैं। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहते हैं कि तकनीकी तौर पर आपको वो गड़बड़ियां क्या क्या दिख रही हैं? ईवीएम के बारे में सालों से ये चर्चा हो रही है कि कौन से इश्यू हैं, कहां प्रॉब्लम्स हैं। इसके बारे में सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन एक ऐसी संस्था है जिन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार किया है। इस रिपोर्ट को हजारों लोगों ने साइन किया है। ये रिपोर्ट जस्टिस लोकुर कमीशन की लीडरशिप में तैयार किया गया था। हमने ये रिपोर्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, लोगों से बातें की, टेक्निकल एक्सपर्ट्स से भी बहुत कुछ सीखा और ये रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया है कि जब से वीवीपैट इंस्टॉल किया गया तब से ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। एंड आई एग्री विद दैट। अभी क्या हो रहा है कि जब वीवीपैट में रिसीट आपको दिखाते हैं एज ए वोटर, वो रिसीट आपको थोड़ी सेकंड्स के लिए दिखाते हैं। आप देख लीजिए, वो रिसीट कहीं इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली कहीं जाती है। ये कमीशन की मांग इतनी है कि ये रिसीट अच्छी तरह से प्रिंट की जाए, जो लोग पढ़ सके 5 साल तक, 5 वीक तक नहीं। दूसरा, वो रिसीट वोटर को दी जाए और वो एक ऐसे डब्बे में डाले जो डब्बा इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड ना हो, और फिर वो रिसीट काउंट की जाए। ये तो बड़ी सीधी रिक्वेस्ट है। पर लोग तो ये पूछेंगे ना आपसे कि इसका मतलब तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक में एक गलत मशीन के जरिए कांग्रेस जीत गई। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत की बात नहीं है। ये बात है कि मशीन कैन बी मैनिपुलेटेड।
और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, सैम पित्रोदा जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, आपको लगता है कि ये जो डिमांड जिस लेवल पर उठाई जा रही है ऑपोजिशन के तमाम नेताओं की तरफ से, उसके बाद एक कोई सलूशन ऐसा आना चाहिए ताकि उन सवालों के जवाब भी मिल जाएं और निष्पक्षता पर चुनाव आयोग की कोई सवाल उठा भी नहीं पाए? वो कह रहे हैं भाई वीवीपैट से जो स्लिप मिलती है वो वोटर्स को क्यों नहीं मिल जाती और उसकी काउंटिंग भी हो जाए। देखिए समीर भाई, जो बात सैम पित्रोदा कर रहे हैं वो चुनाव की गोपनीयता के मूल सिद्धांतों के विपरीत बात कर रहे हैं। पहली बात तो अगर आप उनको ध्यान से सुने, और मैं तो चाहूंगा कि ये जो बातचीत हुई है इसको बार बार लोगों को दिखाया जाए, सुनाया जाए जी। वो कह रहे हैं कि देखिए जैसे ही वीवीपैट इसमें जुड़ गया ये स्टैंड अलोन मशीन नहीं रह गई। दरअसल उनको ये पता ही नहीं है, या पता भी है तो शातिर तरीके से वो बदमाशी कर रहे हैं कि ईवीएम की मशीन पर सवाल खड़ा किया गया, उसको दुरुस्त करने के लिए वीवीपैट जोड़ी गई। जब शुरू में एक जिसको कहते हैं ना कि मॉडल के तौर पर, टेस्टिंग के तौर पर कुछ जगहों पर रही, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई और कहा गया कि सभी जगह होगा। इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग ने तैयारी की और सभी मशीनों के साथ वीवीपैट मशीन जोड़ी गई और उसमें यह भी कहा गया कि अगर वो मशीन जुड़ी है और मतदाता देख ही नहीं पाएगा कि उसने किसको वोट दिया तो फिर उसका लाभ नहीं होगा। उसके बाद भी एक सवाल खड़ा हुआ कि ये ठीक है कि उसमें है, लेकिन फिर भी अगर किसी को संदेह है तो क्या करना चाहिए? तो हुआ कि अगर कोई किसी को संदेह है तो रैंडम किसी का करे या कोई स्पेसिफिक बताए कि इस बूथ पर गड़बड़ हुई है और उस बूथ के सारे जितने वीवीपैट हैं उसको ईवीएम से मिलान किया जाए। लेकिन जब ये कहा जाता है कि वो घर लेकर जाए, तो क्या बैलेट पेपर कोई घर लेकर जाता है? 5 साल लगता है। वो चुनाव के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है देखिए सैम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी, ये नाम ही नहीं बदले हैं, ये बाहर चले। तो आप ये कह रहे हैं कि गोपनीयता का जो एक मूल सिद्धांत है वोटिंग प्रोसेस का, उसका बड़े लेवल पर उल्लंघन हो सकता है ऐसी अगर सुविधा दी गई तो। लेकिन पुरोहित जी, ये बात वहीं आकर अटकती है कि ईवीएम को लेकर जो प्रश्न है वो रिफॉर्म को बूस्ट करेंगे या फिर रिप्लेसमेंट को, क्योंकि चुनाव आज से नहीं सालों से हुए हैं और हर चुनाव में कुछ रिफॉर्म हुआ है। मतलब बैलेट में भी होता था तो हमें याद है कि किस लेवल पे गड़बड़ियां होती थी, फिर उनको ठीक करने के लिए एक एक करके व्यवस्था की गई। और आज भी जब ईवीएम पे कुछ सवाल हैं तो उसमें रिफॉर्म होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट? रिफॉर्म ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी देखा है बूथ, गांव के अंदर बूथ उठा उठा के मतपेटियां लेके भाग जाते थे लोग और अपने ठप्पे, लोगों को वोट नहीं दे ठप्पे लगा देते थे आकर के लठैत। उसके बाद फिर टीएन शेषन थे, उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी काम रिफॉर्म किया, एक अपना आई कार्ड बनाना शुरू किया, वोटर आईडी, उससे बड़ा फायदा हुआ। ये हर चीज में देखिए हमारी जो सोसाइटी, हमारी डेमोक्रेसी प्रोग्रेसिव और डायनेमिक है, हर चुनाव में नया नया, लेकिन मैं रिफॉर्म आना चाहिए आप कह रहे थे। लेकिन ये सैम पित्रोदा जी भी देखो इंटेलिजेंट आदमी, C.डॉट प्रोग्राम देश के लिए वही लाए, डिजिटल एक्सचेंज, और उससे संचार क्रांति हुई देश के अंदर। तो उनके आरोप को भी अब ये इनकार नहीं सकते हैं पूर्ण रूप से। लेकिन ये जिम्मेदारी, मैं फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की थी। 10 साल से क्या कर रहे थे अगर विश्वास नहीं था तो। और दूसरी जो है इलेक्शन कमीशन की है, अगर विपक्ष के कोई नेता, बड़े नेता अगर उठा रहे हैं, विपक्षी दल उठा रहे हैं, उनकी एक मीटिंग बुला के उनको सेटिस्फाई करे। लोकतंत्र का मतलब ही यही है। आप ये मिलिट्री तंत्र तो ठीक है, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात को, नहीं सुनोगे तो फिर वो लोकतंत्र का रह गया। आपको सुनना चाहिए, मीटिंग बुलानी चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलाएं। अभी जिस प्रकार से वो आपने दिखाई चुनाव आयोग की भाषा, क्या ये तो हर बार होता है चुनाव में? अरे भाई आपकी ड्यूटी है, आप नौकर हो जनता के, आपकी ड्यूटी है बताना जनता को, बुलाइए फिर प्रतिनिधियों को, बैठ के बात कर जनता को। ठीक है, तो चुनाव आयोग की तरफ से तो बताया ही जा रहा है, लेकिन अब जो ऑपोजिशन की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार, देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या उस और चुनाव आयोग की तरफ से उसका कोई जवाब दिया जाता है। याद है कि इसके लिए हैकाथॉन भी कराया था चुनाव आयोग ने कि भाई हैक करके दिखाइए, हम इनवाइट करते हैं, कोई आया नहीं था। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, एसटी आयोग की टीम संदेशखाली पहुंच गई है। पीड़ितों से बात करेगी एसटी आयोग की टीम। अहम खबर है, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आईईडी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ड्रोन के जरिए गिराया गया था आईईडी, बीएसएफ ने ड्रोन को भी मार गिराया। और आइए आपको सीधे अहमदाबाद लिए चलते हैं। अमूल के स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दुनिया की सबसे
बड़ी डेयरी संस्था अमूल का यह कार्यक्रम है। 36 लाख किसान इससे सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। 18,600 गांवों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए।